हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस फसना पक्का है सीरीज। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस होंगे ये क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। सो वही क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करके थोड़े और वेरिएशंस के साथ मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करूंगी, दिखाने के लिए कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं वो किस किस वेरिएशंस में आ सकते हैं। सो हर टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसलिए अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी एक्सप्लेनेशन और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कवर कर रही हूँ एनीवेज, बट यहाँ पे उतना इन डेप्थ नहीं करूंगी। यहाँ पे मैं जितना आपको एग्जाम में लिखना है उतना कवर करवाऊंगी। अगर आपको लगता है आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट्स बेटर, देन उसके लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हैं, वो आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप उस नोट्स का इस्तेमाल करें। मैंने भी इस्तेमाल किया था व्हेन आई वाज गिविंग माय बोर्ड एग्जामिनेशन एंड दे आर जेन्युइनली वेरी हेल्पफुल नोट्स। ठीक है, वो आपको बहुत इंटरेक्टिव तरीके से आपको समझाएंगे चैप्टर को एंड दैट विल वेरी मच हेल्प यू। सो नाउ विदाउट फर्दर एड्यू लेट अस बिगिन ऑफ विद दिस चैप्टर। तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस जो ये चैप्टर है, इससे पर्टिकुलरली यूजुअली ज्यादा लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, इससे मोस्ट लाइकली आपको केस स्टडी आ सकती है, केस स्टडी में छोटे छोटे क्वेश्चंस करके आ सकते हैं, या फिर आपको इस क्वेश्चन में मतलब इस चैप्टर से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 या 2 मार्कर वाले आएंगे, बेसिक एमसीक्यू वाले, या फिर सिंपल सा अ फ्यू लाइंस में जो आपका आंसर खत्म हो जाता है। बट एनीवेज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर, बिकॉज आ चुके हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आ चुके हैं पहले भी 4 मार्क्स 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। बट मोस्ट लाइकली हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो छोटे मार्क्स में आते हैं। पर इसका ये मतलब है कि अगर वो छोटे में आ रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी थॉरोली प्रिपेयर्ड विद द एंटायर चैप्टर। इसका मतलब है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो उसी को कीपिंग दैट इन माइंड, लेट अस बिगिन ऑफ विद दिस चैप्टर। तो मीटिंग लाइफ चैलेंजेस का सबसे पहला क्वेश्चन जब हम कवर करेंगे इज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्ट्रेस गिविंग एग्जाम्पल्स, या फिर आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है, सिंपल सा ही नेचर पूछे चाहे कॉन्सेप्ट पूछे, स्ट्रेस के बारे में हमें क्या लिखना होगा। तो लेट अस स्टार्ट बाय आंसरिंग दैट। सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है स्ट्रेस की। ठीक है, एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दी गई है कि ये पैटर्न होता है ऑफ रिस्पॉन्सेस एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस इवेंट दैट डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू कोप। सिंपल, वी स्टार्ट ऑफ बाय एक्सप्लेनिंग व्हाट स्ट्रेस मीन्स। ठीक है, फिर हम बताएंगे कि स्ट्रेस जो होता है जब हाई स्ट्रेस में जा जाता है तो अनप्लेजेंट इफेक्ट्स कराता है हमारी बॉडी को, डिटोरिएट भी कर देता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग की। सिमिलरली अगर स्ट्रेस बहुत कम भी हो तो उस सिचुएशन में जो हम लोग लो ऑन मोटिवेशन चलते हैं, थोड़े से लिस्टलेस फील करते हैं। ठीक है, अगर लिस्टलेस शब्द नहीं याद होगा तो लो ऑन मोटिवेशन लिख देंगे, विच मे लीड अस टू परफॉर्म स्लोली एंड लेस एफिशिएंटली। तो यहाँ पे हम दोनों साइड्स दिखाएंगे कि हाई स्ट्रेस से क्या होता है, लो स्ट्रेस से क्या होता है। फिर हम लिखेंगे आपका जो एडिक्वेट लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है उसको क्या कहते हैं, विच इज योर यू स्ट्रेस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, ये आ चुका है पास्ट ईयर्स में भी, तो एक बार इसका भी आंसर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 2 मार्क्स में आएगा, 2-3 मार्क्स में, उससे ज्यादा नहीं आएगा। यू स्ट्रेस की डेफिनेशन जो लिखी है एनसीईआरटी में, हम लोग वहां पे यही लिख देंगे कि इट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। ठीक है, डिस्ट्रेस की बात करें तो इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस विच कॉजेज आवर बॉडीज वेयर एंड टियर। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख देंगे। अगर आपको फर्दर एग्जाम्पल देना है तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, कि थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए जिससे हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ाई करें, और इतना भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि हम एग्जाम के लिए पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा करके आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इसके साथ में। इसके साथ आप स्ट्रेस का जो लैटिन ओरिजिन है वो भी लिख सकते हैं। स्ट्रिक्टस होता है, स्ट्रिंजियर होता है। स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, इवेंट्स जो हमारे बॉडी को स्ट्रेस रिस्पॉन्स दिलवाते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स को स्ट्रेन बुलाया जाता है। इसके साथ आप हांस सेले की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। आइडियली आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा अगर 4 मार्कर आएगा, बट अगर आपको लगता है और आपको लिखना है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड दिस ऑन। तो हांस सेले कौन थे, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, एंड ही सेड दैट इट इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी टू एनी डिमांड। अब ये जो डेफिनेशन है इसकी काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डेफिनेशन है, बिकॉज इसकी बहुत ऑपोजिशन देखने को मिली है। तो यहाँ पे मेनी रिसर्चर्स जो है विल नॉट एग्री टू इट, बिकॉज पीपल फील कि इतना नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं होता। नॉन स्पेसिफिक जनरल रिस्पॉन्सेज नहीं होते हैं, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं लोगों के, डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी, डिपेंडिंग ऑन उनका कितना कंट्रोलेबिलिटी वगैरह, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। सो सिंपल सा ये लिख देंगे यहाँ पे। एंड देन हम ये भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस कोई फैक्टर नहीं है जो इंडिविजुअल में रहता है, रादर इट इज एम्बेडेड इन एन ऑन गोइंग प्रोसेस जो हमारा चलता आ रहा है।
सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे स्ट्रेस का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन लजारस की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो या तो आपको सीधे पूछ सकते हैं व्हाट वाज लजारस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्ट्रेस, या तो आपको लजारस का नाम नहीं देंगे और पूछेंगे कि कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ स्ट्रेस कैसे इंपैक्ट करता है। तो दोनों तरीके से याद रखना, आपको लिखना आंसर सेम ही। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है बेसिस क्या है थ्योरी की। ठीक है, कौन सी थ्योरेटिकल फाउंडेशन है इसकी। दैट इज कि एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स जो होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, it largely depends upon the perceived events and how they are interpreted or appraised। ठीक है, दो टाइप के अप्रेजल होते हैं हमारे, प्राइमरी अप्रेजल होता है, सेकेंडरी अप्रेजल होता है। प्राइमरी अप्रेजल का हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे, हम कहेंगे कि अगर नेगेटिव इवेंट्स में प्राइमरी अप्रेजल होता है तो या तो वो हार्म हो सकता है, या तो वो थ्रेट हो सकता है, या तो वो चैलेंज हो सकता है। हार्म क्या होता है? डैमेज विच हैज ऑलरेडी बीन डन। Threat, which is damage that can possibly happen in the future, and challenge is a more confident अप्रोच। ठीक है, कि नेगेटिव चीज कोई हो चुकी है, वी हैव अ नेगेटिव अप्रेजल बट वी विल टेक अ मोर कॉन्फिडेंट अप्रोच। ठीक है, इसको चैलेंज की तरह लेंगे हम। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव अप्रेजल एंड चैलेंज आर टू डिफरेंट थिंग्स। चैलेंज इज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव अप्रेजल, ठीक है, बट इट इज अ मोर पॉजिटिव आउटलुक फॉर द नेगेटिव अप्रेजल। यानी कि नेगेटिव अप्रेजल हो गया, कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो गई, उससे डील करने का एक और ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक होता है आपका चैलेंज। Secondary appraisal is basically the assessment of one's coping abilities and resources and whether they will be able to sufficiently meet the harm, threat or challenge of this event। ठीक है, तो प्राइमरी अप्रेजल सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, सेकेंडरी अप्रेजल आपके रिसोर्स स्पेसिफिक होता है। एंड ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस, कंट्रोलेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव रिएक्शन टू स्ट्रेस। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप देखेंगे आपकी एनसीईआरटी में भी दो पार्ट्स में है। मतलब पहले आपका ये यहाँ पे लिख रखा है एक छोटे से पैराग्राफ में, एंड देन बहुत आगे जाके खुद में ही एक टॉपिक है। तो यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे हम इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे बिकॉज दे आर स्पीकिंग ऑफ द सेम थिंग। तो जब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, तो वी मीन बॉडी के टर्म्स में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बॉडी। तो बॉडी के टर्म्स में क्या होता है कि आपका हाइपोथैलेमस जो होता है वो टू पाथवेज में एक्शन इनिशिएट करता है। ठीक है, और इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन व्हिच इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर योर फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं इन लोगों को। एंड ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मार्क चेंजेस इन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म एंड फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड की बात आ जाती है कि यहाँ पे रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइन्स जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, विच लीड्स टू अ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। एंड सेकेंड पाथवे जो होता है इट इज बेसिकली इनिशिएटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सेक्रीट्स द कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फिजियोलॉजिकली देखें तो ये हमारे दो पाथवेज आ जाते हैं, एड्रिनल ग्लैंड वाला भी एंड आपका यहाँ पे आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड वाला भी। बिहेवियरल की अगर हम बात करें तो बिहेवियरल में वर्चुअली लिमिटलेस रिस्पॉन्सेज है, कुछ भी बिहेवियर आ सकता है बिकॉज लोगों पर डिपेंड करता है और लोग काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, काफी डाइवर्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरली यहाँ पे कन्फ्रंटिव बिहेवियर को हम लोग फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। कन्फ्रंट करते हैं जब सिचुएशन से तो दैट इज अ फाइट रिस्पॉन्स, जब हम उससे विद्रॉ करते हैं तो दैट इज अ फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो फाइट एंड फाइट का ये मतलब होता है। एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू इनटेक ऑफ स्टिमुलेंट्स। ठीक है, बहुत बार लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो वो स्टिमुलेंट्स जैसे कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इनका काफी ज्यादा यूज करने लग जाते हैं। सो दैट इज अ बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस। इमोशनल की बात करें तो इमोशनल वी सी फियर, एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, एंगर, डिप्रेशन, डिनायल, ये सारी चीजें आपकी मिलके इंक्लूडिंग विद फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल टेंशन, मूड स्विंग्स आपका इमोशनल कैटेगरी के अंडर आ जाएंगे। एंड फाइनली कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है, कॉग्निटिव इज बेसिकली मेंटल ओवरलोड जब हो जाता है आपको। ठीक है, आप साउंड डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आपको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। सो दैट इज आपका कॉग्निटिव के अंडर। तो ये चार एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका स्ट्रेस आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ये साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में भी कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो साइंस एंड सिम्टम्स आपके ज्यादा ओवर्ट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, बट यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इधर से भी एक दो पॉइंट उठा के लिख सकते हैं। बट मोर और लेस आपको ये जो क्वेश्चन है या आपके इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन बॉडी पे ज्यादा आएगा। ठीक है, आपका फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। मैंने यहाँ पे चारों को इसलिए रेड से लिखा है बिकॉज आपके चांसेस है कि आपको ये इंडिविजुअली क्वेश्चन भी दे सके। ठीक है, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं कि बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं स्ट्रेस के, तो आपको ये आंसर वहां पे लिख के आना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है व्हाट आर द वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसका आंसर कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, पर आप देखेंगे तो एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे प्रॉपर पैराग्राफ में नहीं है, एक बॉक्स के विद लिखा हुआ था। सो मैंने सोचा कि हम इसको यहाँ पे डील कर लेते हैं, बिकॉज चांसेस है कि आपके ये केस स्टडी में आ सकता है। सो बेसिक से आपके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी लॉस, पुअर डिसीजन मेकिंग, इनकंसिस्टेंसी, इरेगुलर अटेंडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, पुअर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फ्रैंटिक बर्स्ट ऑफ एनर्जी, एक्सट्रीम मूड स्विंग, इमोशनल बर्स्ट, आपके वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी विद स्लीप, डिफिकल्टी विद ईटिंग, मिसयूज ऑफ ड्रग्स, फिजिकल इलनेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप इसको याद कर सकते हैं, मोर और लेस आपको पता ही होगी, बिकॉज काफी जनरल चीजें हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया बिकॉज आपके यहाँ पे केस स्टडीज में ये आ सकता है, इसके साथ आपको 1 मार्कर 2 मार्कर्स में भी आ सकता है। सो इट इज अ गुड आइडिया टू नो व्हाट इज द signs and symptoms of stress. Now, how would you categorize the various types of stress? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूजुअली नहीं आया है, अगेन एज आई टोल्ड यू ये क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है इस चैप्टर से 4 and 6 मार्कर्स में, बट वी विल स्टिल लर्न इट एनी हो। तो आपके वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अगर क्वेश्चन आके आता है, तो आपके यहाँ पे 3 मेजर टाइप्स होते हैं स्ट्रेस के। ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पे फिजिकल एंड एनवायरमेंटल, दूसरा आपका आ जाता है साइकोलॉजिकल, एंड तीसरा आपका टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है सोशल। ठीक है, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल की बात करें तो फिजिकल इज बेसिकली बॉडी रिलेटेड फिजिकल, कभी कभी लोगों को इंजरी हो जाती है, ठीक है, या फिर कभी कभी किसी को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेस के ऊपर। एनवायरमेंटल क्या होता है, एनवायरमेंट इज बेसिकली आपके अराउंड क्या चल रहा है। ठीक है, सो नॉट ओनली योर सोशल एनवायरमेंट कि आपके लोग कैसे, आपके अराउंड फैमिली का एनवायरमेंट, बट ऑल्सो योर एक्चुअल एनवायरमेंट। ठीक है, पोल्यूशन लेवल, लाइट का कितना वो है, ठीक है, वाटर सप्लाई वगैरह, एवरीथिंग इम्पैक्ट्स योर स्ट्रेस लेवल्स। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इज बेसिकली इट हैज टू डू विद आवर माइंड्स। ठीक है, एक चीज होती है यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन, एक चीज होती है कॉन्फ्लिक्ट, एक चीज होती है इंटरनल प्रेशर, और एक चीज होती है सोशल प्रेशर। अब यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं, तभी अगेन मैंने यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको पेपर में। ओके, तो फ्रस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, सो इट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ आवर नीड्स एंड मोटिव्स बाय समथिंग और समवन व्हिच हिंडर्स आवर us from achieving our desirable goal। तो कोई भी गोल है उसके बीच में ब्लॉक कर देना को फ्रस्ट्रेशन कहा जाता है। कॉन्फ्लिक्ट अगर करता है जब 2 और मोर इनकम्पैटिबल नीड्स होती हैं। ठीक है, इंटरनल प्रेशर इज बिलीफ अपॉन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इनसाइड ऑफ अस। ठीक है, कि आई मस्ट डू एवरीथिंग क्विकली, आप ऐसे एग्जांपल करके समझा सकते हैं। एंड सोशल प्रेशर इज बेसिकली प्रेशर विच इज कमिंग फ्रॉम एक्सेसिव डिमांड्स विच इज पुट ऑन अस। तो ये 4 आपके साइकोलॉजिकल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ स्ट्रेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल एंड सोशल आ जाता है। सोशल अपने आप में एक अलग कैटेगरी भी है। ठीक है, दीज आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली एंड रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरेक्शन विद पीपल। ठीक है, सोशल इवेंट्स है इसका पूरा नाम, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है। तो सोशल इवेंट्स जो होता है दैट इज थिंग्स लाइक डेथ, इलनेसेस, स्ट्रेन रिलेशनशिप जो हो जाती हैं, इवन समथिंग लाइक वेडिंग कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल फॉर समवन। ठीक है, इट्स अ वेरी बिग सोशल इवेंट। ठीक है, फेस्टिविटीज जो बहुत बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि उसके साथ काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज भी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के यहाँ पे स्ट्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की बात करें तो आपके यहाँ पे 3 मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस है, लाइफ इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स एंड डेली हासिल। ठीक है, लाइफ इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो दिस बेसिकली मीन्स अगेन लाइफ में जितने हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग आउट ऑफ योर हाउस, ठीक है, गोइंग टू अ कॉलेज, किसी से शादी हो रही है, नया जॉब मिल रहा है, तो ये लाइफ के इवेंट्स होते हैं। अगर आपका लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स, चाहे वो प्लान्ड हो या फिर अनप्लान्ड हो, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आ जाते हैं, सो दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ये चीजें काफी मेजर होती हैं हमारे लाइफ के लिए। एंड अगर ये बहुत छोटे ड्यूरेशन में आती है देन दैट मीन्स हमारे पास बहुत ज्यादा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और काफी कम टाइम होता है उससे कोप करने का। ट्रॉमेटिक इवेंट्स की बात करें तो दिस इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रीम इवेंट्स। ठीक है, ट्रॉमेटिक इवेंट्स जब हम बात करते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फायर, ट्रेन, रोड एक्सीडेंट हो गया, रॉबरी, अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप पीटीएसडी का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे रिकरेंट फ्लैशबैक्स, एंजाइटी एंड इंट्रूसिव थॉट्स एक्सपीरियंस करने को मिलता है। डेली हैसल्स की बात करें तो दीज आर पर्सनल स्ट्रेसेस जो हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं। ठीक है, कि मेट्रो लेट हो गई, मेट्रो में सीट नहीं मिली है, ठीक है, या फिर पानी नहीं आ रहा है, ट्रैफिक में बहुत इशू हो रहा है। अब ये सारी चीजें जो होती है हुए तो छोटी छोटी चीजें, बट अगर ये कल्मिनेट कर जाती है, ये सब साथ में आती है, देन दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ हार्म फॉर योर हेल्थ। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिस्ट आल्सो से, यहाँ पे आपने लिखा भी है कि रिजल्ट ऑफ डेली हैसल्स जो होता है वो आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग को पुअर कर देता है।
ठीक है, सो दैट इज इट। एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। ठीक है, ऑन हेल्थ पे अगर इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस आएगा तो यहाँ पे आपको बेसिक सा आंसर है अनलाइकली फॉर दिस टू कम, बट स्टिल एक बार हम अगर आंसर फ्रेम करेंगे इस चीज के लिए तो हम लिखेंगे कि जो लोग अनहैप्पी होते हैं दे आर मोर लाइकली टू फॉल सिक। यहाँ पे जो क्रॉनिक डेली स्ट्रेस होता है वो डाइवर्ट कर देता है एक इंडिविजुअल का अटेंशन फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस करते हैं एग्जॉशन एंड एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स, दे हैव टू हाई ऑफ स्ट्रेस एंड टू लिटिल ऑफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दोनों चीजें साथ में चलती है, स्ट्रेस भी हाई है, सपोर्ट सिस्टम का भी इम्पैक्ट है। कभी कभी लोगों के पास स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है बट दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ एंड इट हैज टू डू विद द सपोर्ट सिस्टम दैट दे हैव। तो सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे आपको इम्पैक्ट करता है। स्ट्रेस बहुत प्रोलॉन्ग होगा तो ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ को आपके एंड फिजिकल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन दोनों को इम्पेयर जरूर कर देगा। फिजिकल एग्जॉशन इज सीन एज साइंस ऑफ क्रॉनिक फिटीग, हो जाता है लोगों को वीकनेस एंड लो ऑन एनर्जी। एंड ये जो साइकोलॉजिकल जो होता है मेंटल एग्जॉशन वो अपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एंड फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। तो ये स्टेट जो होता है जिसमें फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल एग्जॉशन हो वो हम बर्नआउट कहते हैं। तो फिजिकल एग्जॉशन मैंने बताया जैसे क्रॉनिक फिटीग, वीकनेस, लो ऑन एनर्जी, एंड आपका मेंटल एग्जॉशन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ इरिटेबिलिटी, एंजाइटी एंड फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस। इन दोनों को मिला के अगर जो सिचुएशन अराइज होती है वो आपकी बर्नआउट कहलाती है। ठीक है, देर इज ऑल्सो कन्विंसिंग एविडेंस की जो स्ट्रेस होता है इट कैन प्रोड्यूस चेंजेस ऑन योर इम्यून सिस्टम और इट कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ समवन बिकमिंग इल। ठीक है, ये हमें पता ही है। एंड देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीजेस रिलेटेड होती है। आजकल हम बहुत पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के इसके बारे में, हाई ब्लड प्रेशर, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो हम लोग चैप्टर 4 में कवर कर रहे हैं, ये सब भी काफी लिंक्ड होता है। इसके अलावा यहाँ पे दो इन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स दे रखे थे। इफ यू रिमेंबर दिस वेल एंड गुड, आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार इसको रट लो एक तरीके से, बिकॉज रटना ही पड़ेगा, नंबर्स है, बट इसको एक बार आप समझ लोगे तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपको एग्जैक्टली नंबर्स नहीं याद आ रहे हैं पेपर में, देन यू कैन राइट इट विदाउट द नंबर्स एज वेल, ऑल्दो इट इज रिकमेंडेड टू रिमेंबर द नंबर्स। तो रिसर्चर्स यहाँ पे क्या एस्टिमेट करते हैं कि एक दैट स्ट्रेस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एंड इन 50 to 70% ऑफ फिजिकल इलनेसेस में स्ट्रेस का रोल देखने को मिला जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टडीज हैव रिवील्ड कि 60% ऑफ जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती है आर प्राइमरीली फॉर स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। तो सोचिए, तो 50 to 70% फिजिकल इलनेसेस में कहीं ना कहीं स्ट्रेस का हाथ होता है एंड 60% ऑफ योर मेडिकल विजिट्स आर प्राइमरी रिलेटेड टू स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है जनरल अडेप्टिव सिंड्रोम जो होता है आपका। अब जो जीएएस जो है यहाँ पे, इसमें आपको मोस्ट लाइकली आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से अगर मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी होती है किस क्वेश्चन के आने की, तो इस क्वेश्चन की होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम अच्छे से इसको पढ़ें। सो अगर जीएएस आएगा आपका, जिसका फुल फॉर्म है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। यहाँ चलिए ने दिया था, ये लिखना जरूरी है, फिर उसके बाद लिखेंगे। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, एक होता है अलार्म रिएक्शन, एक होता है रेजिस्टेंस और एक होता है एग्जॉशन। ठीक है, अलार्म रिएक्शन स्टेज में आप बताएंगे कि प्रेजेंस होता है कोई भी नॉक्शियस स्टिमुलस का या फिर स्ट्रेसर का, एंड इट लीड्स टू एक्टिवेशन हमारे एड्रिनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, उस सिस्टम का एक्टिवेशन हो जाता है, इंडिविजुअल फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में आ जाता है। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है कि ये थोड़ा प्रोलाउंड हो जाता है एंड अब यहाँ पे हमारी जो बॉडी होती है मोर कॉशियस यूज करना शुरू करती है हमारे रिसोर्सेस का। एंड फाइनली एग्जॉशन स्टेट इज व्हेन काफी कंटिन्यूड एक्सपोजर होता है एंड आवर बॉडी इज ड्रेन्ड ऑफ ऑल द रिसोर्सेज व्हिच इट हैड। तो ये 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले यस वी आर रेडी टू फाइट, सेकेंड में ओके नाउ वी हैव टू बी अ लिटिल मोर कॉशियस, एंड थर्ड इज जब आपके रिसोर्सेज कंप्लीटली खत्म हो जाती है एंड योर बॉडी इज कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द एग्जॉशन स्टेज। अब ये जो स्टडी कंडक्ट की थी सेलिए ने, इसके थोड़े पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म भी है, बिकॉज ये काफी लिमिटेड रोल देता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इन रिसर्च इन स्ट्रेस। एंड रिसर्चर्स जो हैं हैव रिपोर्टेड कि साइकोलॉजिकल अप्रेजल जो होता है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे हम लजारस की थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि स्ट्रेस को हम अप्रेज कैसे करते हैं, हम उसको देखते कैसे हैं, उसका काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है एक्चुअल स्ट्रेस के मैनिफेस्टेशन में एंड हमारे लाइफ पे, हमारे हेल्थ पे।
तो इसलिए अगर जीएस पे क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हांस सेलियर ने दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस जो रिसर्च है। उसके बाद आप लिखेंगे इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, एंड देन आप एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म पे एंड कर सकते हैं कि दिस मॉडल इट कंप्लीटली, मतलब वो इट्स नॉट अ कंप्लीटली फिट मॉडल, इट नेग्लेक्ट सम पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच इज इंडीड अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसे करके आप इसमें खत्म कर सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि स्ट्रेस का ऑब्वियसली काफी इंपैक्ट पड़ता है इम्यून सिस्टम पे। वी आर वेरी वेल अवेयर कि स्ट्रेस ज्यादा होता है तो इम्यून सिस्टम गेट्स नेगेटिवली इंपैक्टेड। देन यू विल इंट्रोड्यूस द फील्ड ऑफ साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ठीक है, विच फोकसेस ऑन द लिंक बिटवीन द माइंड, द ब्रेन एंड द इम्यून सिस्टम, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि इन चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फिर आप लिखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल जिनको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम में काम करते हैं एंड वो डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन बॉडीज को, जिनको हम एंटीजेंस कहते हैं। इसके साथ साथ आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनके काफी टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है टी सेल। टी सेल क्या करता है, इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करता है। टी हेल्पर सेल्स होते हैं। टी हेल्पर सेल्स आपके वो सेल्स होते हैं जो इन डिजीजेस सच एज HIV एंड एड्स, जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम ही अपने आप से लड़ना स्टार्ट करना शुरू कर देता है, उन डिजीजेस में टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई जो HIV एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनको कोई भी छोटी सी भी बीमारी ज्यादा उनको इम्पैक्ट कर जाती है। बी सेल्स क्या होते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज, जो भी आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज होती हैं वो बी सेल्स प्रोड्यूस करता है। एंड देन योर नेचुरल किलर सेल्स, तो इट हेल्प्स यू फाइट अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्यूमर्स, जो भी वायरस एंड ट्यूमर्स होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने में मदद करता है। अब नेचुरल किलर सेल जो होता है उसका एक टाइप ऑफ सेल होता है जिसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है, विच इज ऑफ अगेन मेजर इंपॉर्टेंस। एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये इन्फेक्शंस को मारने में मदद करता है, एंड इवन थिंग्स लाइक कैंसर विच इज अ वेरी सीवियर डिजीज, उसको भी मारने में आपकी मदद करता है। तो इन सब चीजों का जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो साइटोटॉक्सिसिटी के लेवल जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, सो दैट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। Also, changes in the immune system will have more effect on health among those whose immune systems are already weakened. ठीक है, तो जो लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, अब उस पर उनको और स्ट्रेस हो जाता है, ऑब्वियसली दैट विल हेल्प हैव अ मोर नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड देन उसके बाद हमें पता है कि वरीज काफी ज्यादा होती है, जैसे फ्राइटनिंग, पेनफुल फिजिकल सेंसेशन, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी मिस्टेकन फॉर अ हार्ट अटैक एज वेल। इतना सिवियरली हम लोग देखने को मिलता है स्ट्रेस के इम्पैक्ट ऑन योर पर्टिकुलर हेल्थ। ठीक है, इतना आप बेसिकली लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इस चैप्टर में क्या है ना, आपको हर पॉइंट आप मिला मिला के लिख सकते हो। तो हमने जो साइंस एंड सिम्टम्स में पढ़ा, हमने जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में पढ़ा, दैट कैन ऑल्सो फाइंड अ प्लेस हियर। दिस इज अ वेरी आइडियल आंसर। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये सब चीजें तो लिखना ही है कि स्ट्रेस का इम्पैक्ट होता है, साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी, ये। बट इसके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है देन यू आर फ्री टू डू सो, बिकॉज इस चैप्टर का थोड़ा जनरल सा चैप्टर है, तो इधर उधर आंसर्स थोड़ा थोड़ा करके चल जाएंगे। बट यहाँ के ऊपर जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो आपको कंपल्सरी लिख के आने हैं। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफस्टाइल। ठीक है, और लाइफस्टाइल चॉइसेस आपकी कैसे इंपैक्ट करती है आपके स्ट्रेस को। तो लाइफस्टाइल का आप डेफिनेशन लिख देंगे कि एक ओवरऑल पैटर्न होता है डिसीजंस और बिहेवियर का जो हमारे हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है। तो स्ट्रेस्ड इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने आप को मोर लाइकली एक्सपोज करते हैं टू पैथोजेंस, ठीक है, जो फिजिकल इलनेस क्रिएट कर सकते हैं। पीपल जो स्ट्रेस होते हैं वो उनका न्यूट्रिशनल हैबिट्स खराब होता है, नींद अच्छे से नहीं आती है, एंड दे आर मोर लाइकली टू एंगेज इन इश्यूज जो आपके हेल्थ को वर्स कर सकते हैं, सच एज अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, जैसे हमने बात किया था कि जो स्टिमुलेंट्स होते हैं उनका इंटेक ज्यादा हो जाता है, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। And that is why it is very important for us to maintain a healthy lifestyle. And studies have said, having a balanced diet, regular exercise, family support, etc. is very important for us to fight against stress. आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द स्ट्रैटेजीज फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस। ठीक है, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका GAS पे क्वेश्चन आ सकता है एक, एंड देन उसके बाद जो लाइकलीहुड है क्वेश्चन आने की, दैट इज फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस, बिकॉज कोपिंग विद स्ट्रेस के हमारे पास 2 थ्योरीज है। ठीक है, 4 थ्योरिस्ट हैं इन टोटल जिन्होंने 2 थ्योरीज ली है। एंड ये कौन कौन सी थ्योरी है, सबसे पहले आप कोपिंग का एग्जाम्पल मतलब समझा देंगे कि कोपिंग क्या होता है।
Dynamic situation specific reaction to stress. It is set of concrete responses to stressful situations or events that are intended to resolve the problem and reduce stress. उसके बाद हम लिख देंगे कि यहाँ पे दो थ्योरिस्ट चार थ्योरिस्ट है who have given two theories. सबसे पहले जो थ्योरी है that is given by एंडलर एंड पार्कर. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके तीन रिस्पॉन्सेज होते हैं. एक होता है टास्क ओरिएंटेड, एक होता है इमोशन ओरिएंटेड और एक होता है अवॉइडेंस ओरिएंटेड. टास्क ओरिएंटेड जो आपके रिस्पॉन्सेज होते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड अबाउट द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. ठीक है, तो टास्क के फोकस पे जो आप एक्शंस लेते हो दैट इज योर टास्क ओरिएंटेड रिस्पॉन्स. इमोशन ओरिएंटेड रिस्पॉन्स क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू मेंटेन होप एंड कंट्रोल वंस इमोशन. ठीक है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना, टास्क थोड़ा फोकस हटा के इमोशन पे फोकस लाना, दैट इज इमोशन ओरिएंटेड. एंड अवॉइडेंस ओरिएंटेड इज की छोड़ दिया. ठीक है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने डिनाई कर दिया, हम उस सिचुएशन को सीरियसली नहीं लेंगे, दैट इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड. तो आप इसके एग्जाम्पल भी दे रख सकते हैं. आप एग्जाम्पल दे सकते हैं एग्जाम्स के बारे में, यू नो कि टास्क ओरिएंटेड अगर कोई इंसान है सो दैट पर्सन विल फोकस ऑन देयर स्टडीज. यहीं अगर कोई इमोशन ओरिएंटेड इंसान है सो मे बी दे विल यू नो ट्राई टू क्राई या फिर मे बी दे विल ट्राई टू यू नो टॉक आउट विद देयर फ्रेंड्स, जिससे वो अपने इमोशंस को थोड़ा मैनेज कर सके. दैट इज ऑल्सो हेल्दी रिलेटिवली. एंड द वर्स्ट इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड, जब आप ना ही अपने इमोशंस पे ध्यान देते हो ना ही आप अपने टास्क पे ध्यान दे रहे हो. सो ये तीन आपके स्ट्रैटेजीज आ जाएंगे एंडलर एंड पार्कर के अंदर. फिर आपके पास आ जाता है व्हाट आर द कोपिंग स्ट्रैटेजीज व्हिच हैव बीन गिवन बाय लजारस एंड फोकमैन. ठीक है, लजारस एंड फोकमैन का भी आप कोपिंग में यहाँ पे डेफिनेशन दे सकते हैं. उन्होंने क्या कहा कोपिंग क्या होती है कि इट रेफर्स टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एफर्ट्स टू मास्टर, रिड्यूस और टॉलरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड्स which are created by stressful transactions of day to day life. ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, वो हमको यहाँ पे लिख देना है. एंड लजारस एंड फोकमैन ने दो चीजें दी थी, वहां पे तीन चीजें थी, यहाँ पे अवॉइडेंस को हटा के दो चीजें हैं. एक होता है प्रॉब्लम फोकस, जो प्रॉब्लम है उस पे फोकस करना, एंड दूसरा होता है इमोशन फोकस. अगेन इमोशनल जो आपका डिस्ट्रप्शन जो होता है उसको लिमिट करना इमोशन फोकस में आ जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अटैक द प्रॉब्लम इटसेल्फ विद बिहेवियर्स डिजाइन टू गेन इन्फॉर्मेशन, ऑल्टर द इवेंट एंड टू ऑल्टर बिलीव्स एंड कमिटमेंट्स. एंड इमोशन फोकस में यहाँ पे आप डिजाइन करते हो टू प्राइमरी लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन जो कॉज कर सकता है ये इवेंट. फिर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अनलाइकली कि आपको ये फुल मार्क्स में क्वेश्चन आए कि पूरा क्वेश्चन ही आपको पूछ रहा है कि व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, या तो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस थ्री स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, या फिर व्हाट आर सम फोर ऑफ द वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, ऐसे करके पूछ सकता है. बट आपका चांसेस यहाँ पे ज्यादा है कि आपको 2 मार्क्स में आ सकता है. ठीक है, कि व्हाट इज एक्सरसाइज, व्हाट इज ये, ऐसे ऐसे करके आपको ज्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए. तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द टेक्निक्स इंक्लूड. सबसे पहली टेक्निक जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की दैट इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स. अगर आपको इसमें इंट्रोडक्शन देना है तो इसमें इंट्रोडक्शन था नहीं, वहां पे बस बेसिकली लिखा था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल करिकुलम में भी इनकलकेट करना चाहिए. एज सच कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, बट यू कैन ऑब्वियसली मेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर ओन. ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंटेंट होता है हमारा. तो सबसे पहले होता है आपका रिलैक्सेशन टेक्निक्स. रिलैक्सेशन टेक्निक की अगर बात करेंगे तो इट इज एन एक्टिव स्किल विच रिड्यूसेस सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ इलनेस. ठीक है, यूजुअली आपका यहाँ पे रिलैक्सेशन जो होता है लोअर बॉडी पार्ट से शुरू होता है एंड ग्रेजुअली वो अपर बॉडी पार्ट में जाता है. एंड यहाँ पे रिलैक्सेशन के साथ साथ हम लोग डीप ब्रीदिंग का यूज करते हैं. मेडिटेशन प्रोसीजर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे द योगिक मेथड ऑफ मेडिटेशन कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ लर्न्ड टेक्निक्स फॉर रीफोकसिंग ऑफ आवर अटेंशन, जो हमको एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाता है. तो यहाँ पे बेसिकली आपको लिखना है योगिक स्टेट होता है, ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में ले जाता है. एक चीज पे हम फोकस करते हैं, रीफोकस कर रहे होते हैं हम अपने अटेंशन को. दैट इज राइट. हम जब बायो फीडबैक की बात कर रहे होते हैं तो बायो फीडबैक का क्या मतलब होता है? इट इज अ प्रोसीजर फॉर अस टू मॉनिटर एंड टू रिड्यूस द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेस. ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट योर करेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग. ठीक है, या फिर आपकी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसके बारे में फीडबैक प्रोवाइड करके आपकी जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं स्ट्रेस को, उनको मैनेज करना. इसके 3 हमारे यहाँ पे स्टेजेस मेंशन कर रखे हैं, हम उसको मेंशन करके आएंगे. सबसे पहले अवेयरनेस डेवलप करना. ठीक है, कि हार्ट रेट हमारा बढ़ रहा है. उसके बाद आपका यहाँ पे कंट्रोल करना. ठीक है, लर्निंग वेज जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें. एंड देन उसके बाद ट्रांसफर करना ये जो हमने लर्न किया है इनटू रियल लाइफ सेटिंग.
ठीक है, सबसे पहले हम लोग अवेयर हों, अच्छा ओके ये चीज हो रही है। उसके बाद ये जो लैब में या फिर हम लोग कोई क्लिनिकल सेटिंग में ये चीज चल रही है, तो उसके बारे में कंट्रोल करें कैसे, उसको वो सीखना। एंड जो यहाँ पे हमने सीखा है उसको एवरीडे लाइफ में इनकलकेट करना। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होता है? एक इफेक्टिव वे ऑफ डीलिंग विद स्ट्रेस। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसको इमेजरी एंड इमेजिनेशन के साथ यूज किया जाता है। इससे बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप ये लिख के आ सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स क्या होती हैं? ये हमारे स्ट्रेस को इनोक्यूलेट करने में मदद करती है। माइकन बॉम ने इसको दिया था, ये नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, ये आप मेंशन करके आएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 3 मेन स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट होता है, स्ट्रेस रिडक्शन होता है, एंड एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू होता है। मोर और लेस द सेम एज बायो फीडबैक। सबसे पहले असेस कर रहे हैं हम, अच्छा ओके ये चल रहा है हमारे साथ। स्ट्रेस को रिडक्शन कैसे करें उसकी टेक्निक सीख रहे हैं, एंड देन उसको अप्लाई कर रहे हैं हमारे रियल लाइफ सेटिंग में। एंड देन फाइनली एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज के बारे में आप कुछ भी यहाँ पे जो लिखा है मेजरली वो लिख के आएंगे, कुछ भी नहीं लिखना है। मतलब आपको जो एनसीईआरटी में लिखा है वो मोस्टली फोकस करेंगे कि रेगुलर एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी एफिशिएंसी ऑफ हार्ट को बढ़ाती है, एनहांस करती है फंक्शन ऑफ लंग को, मेंटेन करती है गुड सर्कुलेशन, लोअर करती है बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है, एंड रिड्यूसेस फैट एंड ब्लड। ठीक है, ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम हेल्प करती है, एंड ऑब्वियसली हेल्प्स विद अस साइकोलॉजिकली एज वेल। आप ये लिख के आ सकते हैं। इसके आप बियॉन्ड भी आप लिख सकते हैं, कि एवरी इट्स सेड कि आपको हफ्ते में एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स यू शुड बी एक्सरसाइजिंग। ऐसे करके आप लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट आर लाइफ स्किल्स। ठीक है, लाइफ स्किल्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आए तो आपको ये पूछ सकते हैं कि अच्छा कोई 3 लाइफ स्किल मेंशन कर लो, या फिर कोई 4 लाइफ स्किल मेंशन कर लो। ऐसे करके यूजुअली आता है। वी विल बी कवरिंग ऑल द लाइफ स्किल्स यहाँ पे। तो लाइफ स्किल के बारे में जब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले वी विल डिफाइन व्हाट डू वी मीन बाय लाइफ स्किल। ठीक है, तो लाइफ स्किल के बारे में हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये एबिलिटीज होती हैं फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर, जो एनेबल करता है इंडिविजुअल्स को टू डील विद देयर एनवायरनमेंट एंड डिमांड एंड चैलेंजेस ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो लाइफ स्किल ये होती है, यहाँ पे लाइफ स्किल जो होता है उसको हम लर्न कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ आर लाइफ टाइम। और कौन कौन सी लाइफ स्किल होती है? एक होता है हमारा असर्टिवनेस। ठीक है, असर्टिवनेस का मतलब होता है कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली आवर फीलिंग्स, नीड्स, वांट्स एंड थॉट्स। जो भी फीलिंग, नीड, वांट्स, थॉट्स होती है उसको क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली असर्ट करना। इट इज द एबिलिटी टू से नो टू अ रिक्वेस्ट एंड स्टेट एन ओपिनियन विदाउट बीइंग सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, time management, again it is basically managing your time. It is very important for determining the quality of your life. ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ होगा कि it depends on being realistic about what you know and you must do it within a certain time period, knowing what you want to do and organizing your life to achieve a balance between the two. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है कि सेंट्रल वैल्यू जो होती है हम लोगों के टाइम मैनेजमेंट की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं हर चीज के बीच में, एंड वी आर गिविंग आवरसेल्व्स सर्टेन ब्रेक्स एज वेल। रैशनल थिंकिंग की अगर बात करें, सो दैट द वे दैट यू थिंक अबाउट योर लाइफ क्लोजली कनेक्ट्स विद हाउ यू फील। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम लोग स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक इनबिल्ट सिलेक्टिव बायस होता है कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पे ही फोकस करेंगे। कोई भी इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, आप देखोगे वो हमेशा नेगेटिव थॉट में ही ज्यादा रहते हैं। तो तभी इट इज इम्पोर्टेंट कि हम थोड़ा रैशनली चीजों को देखें। ठीक है, इमोशंस को हटा के थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग जो कहते हैं वो देखें। फिर आपका आ जाता है इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे इम्प्रूविंग रिलेशनशिप्स में हम बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, listening to the other person is also very important, and accepting the other person's opinions is important। ठीक है, 3 चीजें, उनको सुन रहे हो, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हो अपना ओपिनियन, एंड उनको एक्सेप्ट कर रहे हो उनके ओपिनियन को। ठीक है, ऑल दीज 3 थिंग्स कंबाइंड टू मेक श्योर दैट यू हैव एन इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेल्फ केयर। ठीक है, तो सेल्फ केयर के बेसिकली अंडर आप सब चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, सेल्फ केयर के अंदर जनरली सब कुछ ही आ जाएगा। आपको यहाँ पे हेल्दी रहना है, फिट रहना है। ठीक है, तो आपका फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह लिख लेंगे। इसके साथ हम लोग यहाँ पे ब्रीदिंग पैटर्न्स वगैरह भी लिख सकते हैं कि माइंडफुलनेस को इनकलकेट करना। एंड यहाँ पे मोस्ट रिलैक्स जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है दैट इज स्लो एंड स्टमक सेंटर्ड। इसके साथ जो आप एनवायरमेंट में रह रहे हो उसमें भी अगर आप चेंजेस ला सको, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। ठीक है, कि आपकी लाइटिंग चेंज हो जाती है, कलर्स चेंज हो जाते हैं, पॉल्यूशन वगैरह विच इज ऑन अ मोर ब्रॉडर लेवल, ये सब भी आप लिख सकते हो, दैट कम्स अंडर सेल्फ केयर।
फिर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ओवरकम करना सर्टेन अनहेल्पफुल हैबिट्स को। ठीक है, ओवरकम करना सर्टेन अनहेल्पफुल हैबिट्स, ये कौन सी हैबिट्स है? तीन मेजर हैबिट्स हमारे पास। एक होता है परफेक्शनिज्म। लोगों को लगता है परफेक्शनिज्म इज सच अ गुड वर्ड, बट इट रियली इज इट, बिकॉज यहाँ पे जो लोग होते हैं दे वांट टू गेट एवरीथिंग राइट, सो मच सो कि कभी कभी दे एंड अप नॉट डूइंग द टास्क इटसेल्फ। तो परफेक्शनिस्ट के बारे में लिखेंगे। अवॉइडेंस के बारे में लिखेंगे कि कारपेट के अंडर डाल देना चीजें, एज एन लाइक इग्नोर करना, रिफ्यूज करना कि हम इसे डील ही नहीं करेंगे। एंड देन प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, आई विल डू इट लेटर, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। तो ये तीन जो चीजें होती हैं, परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, दीज आर थ्री अनहेल्पफुल हैबिट्स विच यू हैव टू ओवरकम इन योर लाइफ। फिर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिस्क्राइब कीजिए 4 फैक्टर्स जो फैसिलिटेट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स तो आपको पूछा गया है, पर हैं कुछ 5 to 6 फैक्टर्स। अगेन ये भी क्वेश्चन आपके 4 मार्कर में आने की ज्यादा टेंडेंसी है इस क्वेश्चन की। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले हेल्थ को एक्सप्लेन करेंगे कि हेल्थ डज नॉट मीन कि एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज, हेल्थ ऑल्सो मीन्स कि हैविंग मोर सोशल वगैरह, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग वगैरह सबको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें? सबसे पहले डाइट को इम्प्रूव करना जरूरी है। डाइट के अंदर आप बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में, ठीक है, कि कैसे ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। एंड हमें 3 मील्स खानी चाहिए डे में, विच आर ऑब्वियसली वेल बैलेंस डाइट के अंडर आ रही है। एक्सरसाइज, अगेन सेम पॉइंट्स जो हमने वहां पे मेंशन करे थे, सेम पॉइंट्स विल कम अंडर दिस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 2 डिफरेंट हेडिंग्स है। ठीक है, हेल्थ के अंडर चीजें लाइक डाइट, एक्सरसाइज वगैरह आ रही है। पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो पॉजिटिव एटीट्यूड में आपको बेसिकली यहाँ पे लिखना होगा कि हैविंग अ फेयर एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, रियलिटी को फेयरली परसीव करना, एक पर्पस होना हमारी जिंदगी में, एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस बनाना, एंड टेकिंग क्रेडिट एंड एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर योर फेलियर्स। पॉजिटिव थिंकिंग की अगर बात करें तो पॉजिटिव थिंकिंग में हम ऑप्टिमिज्म डाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिज्म में बेसिकली क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपके फेवरेबल लाइफ आउटकम्स आपको चाहिए होते हैं, एंड इट हैज बीन लिंक टू साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग जो इंसान की होती है। ठीक है, सिंपल सा है पॉजिटिव थिंकिंग में। ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म के बीच में आप डिफरेंस समझा सकते हैं, अपने आप के वर्ड्स में भी समझा सकते हैं। ठीक है, कि हाफ ग्लास फुल वगैरह वाला एग्जाम्पल्स दे देंगे। फिर आता है आपका सोशल सपोर्ट। ठीक है, सोशल सपोर्ट क्या होता है? एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन होम दैट वी कैन रिलाई। ठीक है, जिन लोगों पे हम रिलाई कर सकते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी होना। सोशल सपोर्ट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है परसीव्ड सोशल सपोर्ट, जो हम परसीव्ड करते हैं कि ठीक है ये हमारे जेन्युइनली क्लोज हैं रिलेशनशिप वाइज। सोशल नेटवर्क क्या होते हैं? नंबर। तो क्वालिटी और क्वांटिटी का डिफरेंस है। परसीव्ड में हम लोग क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और हम लोग क्वांटिटी की बात जब करते हैं तो हम लोग सोशल नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं। सोशल सपोर्ट जो होता है आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है टैंजिबल सपोर्ट, एक होता है इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, और एक होता है इमोशनल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट में जब हम टैंजिबल सपोर्ट की बात करते हैं तो वी आर मीनिंग गुड्स एंड मटेरियल। ठीक है, कि खाना देना, पैसे देने। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या टैंजिबल है। ठीक है, दीज आर एक्चुअल थिंग्स जो आप किसी को दे रहे हो। इन्फॉर्मेशनल क्या है? जो मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ मैं आपको। ठीक है, आप अपने दोस्त से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि अच्छा ये टेस्ट में ये आ सकता है, मैम ने बोले कि ऐसे पढ़ के जाना है। इमोशनल सपोर्ट क्या होता है? जब हम लोग सब साथ में आके इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, टू मेक श्योर दैट द पर्सन फील्स लव्ड, वैल्यूड एंड केयर फॉर। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है, दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जब क्वेश्चन आएगा, वी विल टॉक अबाउट कोबासा। वी विल टॉक अबाउट जो लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है पर कोई इलनेस नहीं होता है, उनमें 3 कॉमन सीज देखने को मिलते हैं, दैट इज कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज। ठीक है, कमिटमेंट, कंट्रोल और चैलेंज तीनों साथ में मिला के एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, दैट इज हार्डीनेस। हार्डीनेस का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं अबाउट वन सेल्फ, द वर्ल्ड एंड हाउ वी इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड, and it teaches the shape as a sense of personal commitment of what you are doing, a sense of control over your life and a feeling of challenge। ठीक है, कमिटमेंट जो हम कर रहे हैं, कंट्रोल हमारे लाइफ के ऊपर, और एक चैलेंज कि अच्छा ठीक है हम पॉजिटिवली लेट्स सी हाउ दिस गोस। तो स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटीज जो होती है, यहाँ पे हम लोग फर्दर एग्जांपल जिन लोगों ने दे रखा है कि एक सेंस ऑफ पर्पस होता है लाइफ में, डायरेक्शन होता है लाइफ में, कमिटेड रहते हैं वर्क में भी, अपने लाइफ में भी, हॉबीज में भी, सोशल लाइफ में भी। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो आती है आपकी कोबासा के मॉडल के अंडर आ जाएगी। ठीक है, these characteristics are not always present in every individual, however they can be learned over a period of time। तो यहाँ पे कोबासा के बारे में लिखेंगे,
3 C's के बारे में लिखेंगे, हार्डीनेस क्या होते हैं, और ये जो 3 C's होते हैं इसको हम इनका इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है। अगर आपको और लगता है आप इसमें आंसर डाल सकते हैं, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव एन एग्जांपल एंड देन फर्दर गो अहेड विद इट। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको लगता है कि आपको और हेल्प चाहिए आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको आंसर राइटिंग और सीखना है, तो आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स भी देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा टू अंडरस्टैंड कि आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें, ऑर्गेनाइज कैसे करें हमारे थॉट्स को, ठीक है। तो ये आपको कोर्स आप देख सकते हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटीज के जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उन सबकी आपको वीडियोज इस चैनल पे मिल जाएगी। साइकोलॉजी की भी जो बाकी हम लोगों ने वीडियोस अभी तक कवर कर रखी हैं वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। सो प्लीज डू मेक श्योर कि आप यहाँ पे लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप यहाँ पे जितना भी समझ रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में भी लिखते जाइए। इससे हमें समझ में आता है कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं एंड दैट यू आर जेन्युइनली वेरी इंटरेस्टेड। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल मेक श्योर कि आई विल ट्राई टू आंसर एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। So thank you so much for watching. All the best for your board examinations.